अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आई होप कि आज हमारे पास 7 चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ का 7 चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रोडायनामिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो लास्ट सेक्शन है इट्स अबाउट अगेन कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे और उसी से रिलेटेड फर्दर हमारे पास आगे है। तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे पास मैक्सवेल ने एम्पेयर्स लॉ को करेक्ट किया था। उसके अंदर उसकी जो मैक्सवेल की करेक्शन थी वो हमने देखी थी। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे हम लोग आगे मैक्सवेल इक्वेशंस को देखेंगे। तो हमने जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन देखी हैं उसमें एक तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन थे आफ्टर करेक्शन हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हो गई। पहले हमारे पास ये थी सिंपल, लास्ट और बाकी सारी ऐसी थी, सिर्फ लास्ट वाली में ये वाली टर्म नहीं थी। तो मैक्सवेल करेक्शन के बाद हमारे पास एक न्यू टर्म इंक्लूड हो गई और इसलिए हम इस वाले को का नाम हमारे पास पहले एम्पेयर्स लॉ था, अब इसका नाम हो गया एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल्स करेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स लॉ के बारे में हमें पहले से ही पता है। फोर्स लॉ हमारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज अगर प्रेजेंट है और चार्ज किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो इसके बराबर होती है। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो है वो समराइज हो रहा है सारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब ये कि आपके पास जो है इस इक्वेशन में आपको बताया जा रहा है कि अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगी लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। और अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो फिर दोनों फोर्सेज होंगी और उनकी क्या डायरेक्शन होंगी वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता चल जाती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से हमें क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन के अंदर हमें तकरीबन सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो हम पहले भी देख चुके हैं और हमने इसको यूज भी किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर होता है माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि चार्ज जो है वो कंजर्व करता है। अगर एक पॉइंट की तरफ जितने चार्ज जा रहे होते हैं उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे उतना ही चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। और इसको जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस टू नंबर 4 इक्वेशन। तो बेसिकली हमें डेल डॉट जे कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारे पास नंबर 4 इक्वेशन है इसके अंदर इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू को। ठीक है, तो इन ग्रिफिथ कह रहा है कि इसने जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखे हैं ये नॉर्मल एक ट्रेडिशनल वे में लिखे हैं। तो मतलब डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ई की फॉर्म में लिखी है। और यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म के इक्वेशंस को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे पहली इक्वेशन है जो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमें ये बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है बाय चार्ज डेंसिटी। और दूसरी अगर आपके पास जो इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल टी, तो ये इक्वेशंस हमें दोनों ये बता रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या तो चार्जेस चार्ज डेंसिटी रो की वजह से होगी या फिर आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड वाला अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाले केस के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या तो जे की वजह से, करंट डेंसिटी की वजह से, करंट की वजह से होगी या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। तो इस इक्वेशन को देख के हमें ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये एक जो इन्फॉर्मेशन हम इन इक्वेशन से डिड्यूस कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है इस सेंस में कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इटसेल्फ भी चार्जेस और करंट की वजह से ही है।
मतलब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये, या फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास ये भी चार्जेस या करंट की वजह से ही है। तो अब इन्होंने इस फॉर्म में फिर इसको सारे मतलब इस तरह से लिखने का मकसद ये है, सारी बात का मकसद ये है कि जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई रो ओवर एप्सिलॉन और डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल बी, मतलब जो माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी था उसको इधर ले आए। तो ये तो खैर पहले ही जीरो था, और ये वाला जो है इसमें भी जे साइड पे रहने दिया। तो बेसिकली उन्होंने राइट हैंड साइड पे सिर्फ वो वाला पार्ट रहने दिया है जिसके ऊपर लिटरली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और लेफ्ट साइड पे है, और जो उनकी सोर्सेज हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो है वो एक्चुअली जो है वो रो है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जे है, वो उन्होंने राइट पे रखा है। तो ये जो नोटेशन है ये एम्फसाइज कर रही है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एंटायरली किसकी वजह से है, चार्जेस एंड करंट की वजह से। तो मैक्सवेल इक्वेशंस हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस चार्जेस। तो ऑब्वियसली चार्ज मूव करेंगे तो वो करंट बन जाएगा, और अगर चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो हम कह देंगे वो चार्ज डेंसिटी उसे हम ले लेंगे, और अगर वो मूव कर रहे होंगे तो हम उसे करंट डेंसिटी ले लेंगे। तो बेसिकली चार्जेस एक मेन फैक्टर है। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है कि किस तरह से चार्जेस जो है वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फील्ड किस तरीके से चार्जेस को फोर्स कर रही है मूव करने के लिए। तो द फोर्स लॉ टेल्स हाउ फील्ड्स अफेक्ट चार्जेस। तो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि हाउ चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड्स, कि चार्जेस किस तरीके से फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें मैक्सवेल इक्वेशन बताती है। और फोर्स लॉ उसके बरक्स हमें क्या बताती है कि किस तरीके से फील्ड्स जो है वो चार्जेस को अफेक्ट करती हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि रेसिप्रोकेट करें एक दूसरे को, कि जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि किस तरह चार्जेस जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करें, और फोर्स लॉ हमें ये बता रहा है कि किस तरह से फील्ड्स जो है वो चार्जेस को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसका सब पार्ट है बेसिकली, इससे नेक्स्ट है मैग्नेटिक चार्ज। अब ये हम देखते हैं, ये न्यू टर्म है आप लोगों के लिए, ये क्या चीज़ है। अगर आप देखें तो जितने भी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसमें बहुत सारी सिमेट्रीज हैं। अगर आप फ्री स्पेस के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस को देखें, तो फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑब्वियसली कोई मटेरियल नहीं मौजूद, कोई मीडियम नहीं मौजूद, तो वहां पे जब मीडियम नहीं है तो चार्जेस नहीं होंगे, चार्जेस नहीं है तो करंट डेंसिटीज नहीं होंगी, करंट डेंसिटी नहीं है तो रो जीरो हो जाएगा। इसी तरह चार्जेस नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, रो एंड जे जीरो हो जाएंगे। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है इन फ्री स्पेस, जहाँ पे रो एंड जे जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो गए। और वैसे भी जैसे आपको भी तो ये बहुत बेसिक चीज से ही पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो तो फ्री स्पेस के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। इफ यू रिप्लेस ई बाय बी एंड बी बाय दिस, ठीक है, मतलब जहां जहां पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दें, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से रिप्लेस कर दें। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, जब ई को बी से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इस वाली में चेंज हो जाएगी। तो आपके पास सिमेट्री जो है बिटवीन ई एंड बी इज स्पॉइल्ड इन द सेंस कि आपके पास यहाँ पे ई को आपने बी से रिप्लेस कर दिया। कहने का मकसद ये है कि ये आपको यहाँ पे एक तरह की सिमेट्री लग रही है फॉर फ्री स्पेस के, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो हो रहा है इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ बी भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि द सिमेट्री बिटवीन E and B is spoiled though by the charge them in Gauss's law and the current them in Ampere's law। तो बेसिकली आपके पास, आपको जैसे पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो, एंड देन फिर आप जो है वो उनको यूज कर आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं अगर आपके पास सिमेट्री वगैरह हो, ठीक है। आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इसी तरह आपके पास अगर करंट है तो आप एम्पेयर्स लॉ को, अगर कोई सिमेट्री है तो उसको अप्लाई करके आप वहां से
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं कि जब आपने ई को बी से रिप्लेस किया और आपके पास जो है वो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएंगी सेकंड में। अच्छा, हम दूसरी वाली को भी देख लेते हैं। पहले तो हमने ई को बी से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी वाली में हमने ई को रिप्लेस कर दिया बी से और बी को रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से। तो ये आपके पास ये वाली माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन चेंज होगी इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट सेट जो है वो आपके पास सेकंड के अंदर चेंज हो गया। तो आपके पास लेकिन जो सिमेट्री है बिटवीन ई एंड बी स्पॉइल्ड, मतलब किस तरीके से स्पॉइल होगी, क्योंकि आपको चार्जेस के लिए गॉसियन लॉ यूज करते हैं और करंट टर्म के लिए आपको एम्पेयर्स लॉ यूज करना है। ठीक है, तो आपने उसको कहने का मकसद ये है कि जैसे हम लोग सिमेट्री जब देखते हैं दो किसी भी चीज के अंदर हम सिमेट्री देख रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक चीज के चेंज करने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर एक चीज के इफेक्ट चेंज करने से उस पर किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितनी सिमेट्रिकल है। तो एक चीज को दूसरी से रिप्लेस कर रहे हैं, आप दो इक्वेशंस आप ले रहे हैं। अगर आप ई को बी से कर रहे हैं, बी को ई से कर रहे हैं, या ई की जगह बी की जगह आप म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई करें, या इस तरीके से आप चेंज करें, तो आपस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई की जगह बी करें, तो ये इक्वेशंस आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, तो ये सिमेट्रिकल लग रही हैं। लेकिन अगर आप इनमें दूसरी हिसाब से देखें तो ये जो सिमेट्री हमें नजर आ रही है कि अगर एक टर्म को दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है, या उसमें आप वाइस वर्सा करते हैं तो फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये सिमेट्री जो है ई एंड बी के दरमियान में ये उस वक्त स्पॉइल हो जाती है जब आप गॉसियन लॉ या एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं ऑन द चार्जेस। ये पे जब आप चार्जेस पे गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हैं और या एम्पेयर्स लॉ को जब आप करंट पे अप्लाई करते हैं, तो तब हम लोगों को फिर कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से हम लोग गॉसियन लॉ को तो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, लेकिन अब फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करें, क्योंकि हम ई को बी से रिप्लेस करें। और फिर इसी तरह हम लोग एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो फिर हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिड्यूस करें। इस तरीके से हमें ये सिमेट्री फिर उस वक्त अप्लाई नहीं हो सकती कि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलें आपने ई को बी से रिप्लेस कर दिया है तो अब आप वो गॉसियन लॉ जो है वो सेकंड इक्वेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास आई है। या अगर आपने बी को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से रिप्लेस कर दिया है तो अब आप जो है उससे एम्पेयर्स लॉ को यूज करके वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यू कांट हेल्प वंडरिंग व्हाई द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर मिसिंग फ्रॉम डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड कट ऑफ। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई टर्म जो है वो मिसिंग है बिटवीन दी जो आपके पास ये दो इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल बी। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे यहाँ पे अब इन्होंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया है, इसका रीजन यही है इसको स्पेसिफाई करने का कि अगर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो सिमेट्री स्पॉइल हो रही है, तो फिर अब क्या किया जाए कि ताकि हमें स्पेसिफाई हो जाए कि सिमेट्री है या नहीं है। तो उसके लिए फिर इन्होंने उसको इस तरह से कर लिया कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज डेंसिटी की वजह से है उसके साथ उन्होंने ई लिख दिया। ठीक है, मतलब रो ई कर दिया। ठीक है, और इसी तरह इन्होंने कहा कि अच्छा बेसिकली इन्होंने कुछ दो न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, जे एम एंड रो एम, बेसिकली जो पहले नहीं थी जो अब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस चार्ज डेंसिटी की वजह से है उसको हमने रो ई कह दिया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो पहले माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी थी, तो एक और टर्म इंट्रोड्यूस करा दी म्यू नॉट जे एम। एक्चुअली सिमेट्री हम फिर एग्जैक्ट सिमेट्री लाए ना, मतलब सिमेट्री से मुराद ये है कि फिर इक्वेशंस भी एक जैसी लग रही हों। जैसे आपके पास नॉर्मल ये तो स्पेस में हमारे पास 0 हो रहा है ना, वैसे जनरली तो डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 नहीं होता। तो हम इसको प्रॉपर सिमेट्री में अगर हम लाना चाह रहे हैं तो फिर इक्वेशंस की शक्ल भी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे दो टर्म्स हैं जब आप फ्री स्पेस की बात नहीं करते, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स होनी चाहिए।
तो ये तो हर स्पेस में तो ये फिर भी सिमेट्रिकल लग रही है, जैसे हमने देखा भी है स्पेस में तो सिमेट्रिकल ही हैं। आप ई को बी से कर दें या बी को आप माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से कर दें तो वो सिमेट्री है, लेकिन इन जनरल हमारे पास ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस कराएं कि ये इन जनरल भी आपको सिमेट्रिकल लगे। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि इन जनरल भी ये आपको सिमेट्रिकल लगे। तो उसके लिए मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे रो है, इसी तरह यहाँ पे भी हम डाइवर्जेंस वाली बी वाली डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन में एक रो को इंट्रोड्यूस करा दें। तो आपके पास लेकिन डिफरेंस उसमें रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के साथ रो एसोसिएटेड है उसके साथ ई लगा दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाले के साथ है उसके साथ एम लगा दिया। और यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे म्यू नॉट लगा दिया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, और म्यू नॉट जो है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी जे टर्म थी तो यहाँ पे भी एक जे इंट्रोड्यूस करवा ली। यहाँ पे म्यू नॉट जे था, यहाँ पे भी म्यू नॉट, क्योंकि जे हाँ म्यू नॉट जे था और यहाँ पे भी म्यू नॉट जे इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो अब आपके पास जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जे एम है और यहाँ पे ये जे ई है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इस वाली साइड पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए यहाँ पे भी जे ई लिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसलिए यहाँ पे जे एम लिया है, ठीक है। तो रो एम जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, और रो ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और रो एम रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। जे एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, और जे ई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये दोनों ही अलग-अलग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को जो है वो फुलफिल करेंगे और उन दोनों ही अलग-अलग कंजर्व करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे एम बराबर होगा माइनस पार्शियल रो एम बाय पार्शियल टी, और डाइवर्जेंस ऑफ जे ई बराबर होगा माइनस रिवर्सल रो ई बाय पार्शियल टी। तो द फॉर्मूला फॉलोज बाय एप्लीकेशन टू द डाइवर्जेंस 2, 3 एंड लेटर बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ 4। मतलब पहले केस इस इधर पिछले प्रीवियस केस में हम फोर्थ इक्वेशन की डाइवर्जेंस लेके ये फाइंड कर रहे थे। तो इस केस में हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ये फाइंड करने के लिए आपको 3 की डाइवर्जेंस लेनी है, और इस फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन 4 की डाइवर्जेंस लेनी है। तो इन द सेंस मैक्सवेल इक्वेशन ब्रेक फॉर मैग्नेटिक चार्ज तो एग्जिस्ट। अगर आप देखें तो अगर आप इससे ये पता लग रहा है कि मैक्सवेल इक्वेशंस चाहती हैं कि कोई मैग्नेटिक चार्ज हो कि उनकी इक्वेशंस के अंदर सिमेट्री आए, इट वुड फिट इन सो नाइसली। तो उस तरीके से क्या होगा कि इनकी इक्वेशन बड़ी अच्छे से फिट हो जाएंगी। एंड येट इन स्पाइट ऑफ ए डिलिगेंट सर्च नो वन हैज एवर फाउंड एनी, मतलब काफी सर्च करने के बाद भी किसी को ये मैग्नेटिक चार्ज टाइप की कोई चीज नहीं मिली। एज फार एज वी नो रो एम इज जीरो एवरीवेयर, जो हमें पता है ये कि रो एम हर जगह जीरो होता है, एंड जे एम बी इज नॉट ऑन इक्वल फुटिंग विद ई, मतलब एक्चुअली बी और ई दोनों इक्वल फुटिंग पे है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट स्टेशनरी सोर्स फॉर ई इलेक्ट्रिक चार्ज बट नॉट फॉर बी। अब जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट मैग्नेटिक मल्टीपोल एक्सपेंशन हैज नो मोनोपोल टर्म। जब आप मैग्नेटिक मोनोपोल एक्सपेंशन मल्टीपल एक्सपेंशन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई मोनोपोल टर्म है ही नहीं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ करंट लूप नॉट सेपरेटेड नॉर्थ एंड साउथ, और जबकि जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनके अंदर करंट लूप्स होते हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते डायपोल्स मैग्नेटिक डायपोल। Apparently God just did not make any magnetic charge। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई मैग्नेटिक चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर बाय द वे इट्स मोर देन merely aesthetic shame that magnetic charge does not seem to exist। मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक का तो काम चल रहा है मैग्नेटिक चार्ज के बगैर, लेकिन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर ये ज्यादा मसला है कि भाई होना चाहिए या इस तरह की कोई चीज हो नेचर में, मतलब लाइक इन सेंस कि अगर होती तो उससे ये इफेक्ट होता है। Without some more than merely aesthetic shame that the rock show that existence of magnetic charge was claimed by electric charge is quantized।
इन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ 8.19 प्रॉब्लम का, जो कि ऑब्वियसली 8 चैप्टर के अंदर होगी। इसको इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर आप सॉल्व किया करें। इससे आपकी तो थॉट प्रोवोकिंग होती है और आपका जहन खुलता है और आप थोड़ा सा क्रिटिकली सोचते हैं। जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि डायराक ने शो किया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज वुड एक्सप्लेन, अगर आप मैग्नेटिक चार्ज के एग्जिस्टेंस को सच मान लें तो वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि वाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मैग्नेटिक चार्ज को डिस्कस कर लिया। अब हम मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। तो हमारे पास जो मेन मैक्सवेल इक्वेशन जो हमें पीछे हमने देखी हैं, ये वाली मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, 7.40। ये मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट है एंड करेक्ट है जब आप किसी मटेरियल के अंदर ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, किसी मटेरियल के बारे में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मटेरियल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोलराइजेशन उसके अंदर हो जाती हैं, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा। जैसे हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, पोलराइज मटेरियल के अंदर बाउंड चार्ज होते हैं, करंट होते हैं, और जिनके ऊपर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हम रिफॉर्मुलेट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन को जब आपके पास अगर मीडियम के अंदर अगर आपने मैक्सवेल इक्वेशंस लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास हमने पहले पढ़ चुके हैं स्टैटिक केस के लिए जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो हमारे पास बाउंड चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस करती है। इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक पोलराइजेशन या मैग्नेटाइजेशन एम जो है वो किस वजह से आती है, बाउंड करंट की वजह से आती है, जो हम पहले 4th एंड 6th चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं। तो अब हमने एक ये तो स्टैटिक का केस था, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास स्टैटिक का केस था और ये स्टैटिक करंट का केस था। तो अब हम लोग एक न्यू फीचर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नॉन स्टैटिक केस। तो हमारे पास कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में इन्वॉल्व फ्लो ऑफ बाउंड चार्जेस कॉल्ड जेपी। अगर आपके पास किसी वजह से वो जो बाउंड चार्ज है वो मूव करना शुरू कर दे तो हम उसको जेपी कहेंगे, और उसको भी हम टोटल करंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई छोटा सा पोलराइज मटेरियल है, जैसे फिगर यहाँ 7.47 के अंदर बनाया हुआ है। तो जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी जो है वो एक एंड पे जो कि बी के बराबर है और दूसरे एंड पे माइनस सिग्मा बी इंट्रोड्यूस हो गया। अगर पोलराइजेशन इंक्रीज करे तो ऑब्वियसली उसके चार्ज सिग्मा बी पे के ऊपर भी इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके पास जब सिग्मा बी चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट इंट्रोड्यूस होगा जो कि इसके बराबर है। ऑब्वियसली आपके पास जो सिग्मा है वो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर आप उसे एरिया से मल्टीप्लाई करें तो आपको चार्ज देगा सिग्मा को, और अगर आप उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको करंट दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सिग्मा आप पी के बराबर ले रहे हैं तो इसके बराबर आ गई। तो ये जो टर्म आई है ना आपके पास पार्शियल वी बाय पार्शियल टी, इसको पोलराइजेशन करंट कहते हैं। तो इसका बाउंड करंट जो हमने अभी मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड पढ़ा है जेबी, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस आपको मैंने बता दिया है कि जब आपके पास जो है पोलराइजेशन चेंज हो रही होती है तो आपके पास उसकी वजह से एक पोलराइजेशन करंट जो है वो पैदा होता है, जिसको हमने जेपी कह दिया। तो जो आपके पास जेबी था, ठीक है, वो आपके पास मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल से रिलेटेड होता है और वो उसके अंदर स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती है। और जो जेपी है, ठीक है, वो आपके पास लीनियर मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चेंज होती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर पी पॉइंट करे टू द राइट और वो इंक्रीज करना हो तो इसका मतलब ये है कि हर प्लस चार्ज मूव करेगा टू द राइट और हर माइनस चार्ज मूव करेगा टू द लेफ्ट, और फिर उसकी वजह से एक पोलराइजेशन करंट जेपी इंट्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास हम अब देखते हैं कि ये जो हमने जेपी इंट्रोड्यूस कराया क्या ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फुलफिल करता है कि नहीं। तो हमने डाइवर्जेंस ली इस इक्वेशन की दोनों साइड पे, और डाइवर्जेंस ऑफ पी आपको पता है रो बी के बराबर है, और यहाँ कहकर आप देखें तो यहाँ पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जेपी एसेंशियल है टू इंश्योर दी कंजर्वेशन ऑफ बाउंड चार्ज। जैसे हमने पहले देखा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इंसिडेंटली मैग्नेट चार्ज चेंजिंग जैसे चेंजिंग पोलराइजेशन की वजह से पोलराइजेशन करंट इंट्रोड्यूस हो रहा था, चेंजिंग मैग्नेटाइजेशन की वजह से कोई इसी तरह का चार्ज या करंट इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो बाउंड चार्ज जेपी जो है जो मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है, वेरीज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एम। वो जे चेंज होता है जब आपका एम चेंज होता है, टू बी श्योर, बट दैट्स अबाउट इट। बस इतना ही है, इससे हम कोई करंट या चार्ज इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर हम इन सबको देखें तो जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो दो पार्ट है, एक फ्री पार्ट है और एक बाउंड पार्ट है। तो बाउंड पार्ट आपके पास माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी के बराबर है, जबकि करंट डेंसिटी के तीन पार्ट हो गए, फ्री भी हो गया, बाउंड भी हो गया और पोलराइजेशन भी हो गया। बाउंड और पोलराइजेशन के फार्मूलाज हमने निकाल लिए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो गोयस लाता है, जो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, उसमें आप रो की जगह अब ये वाली टर्म को पुट कर देंगे और फिर अगेन आप जब इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास डी वाली टर्म जो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर है वो आ जाएगी। आप इसे रीअरेंज करेंगे, डाइवर्जेंस कॉमन लेंगे तो ई प्लस एप्सिलॉन नॉट पी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये छोटा सा मैथ है, आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर इस तरह ये आपके पास वेरियस इन द स्टैटिक केस, अगर आपके पास ये वाली चीज हम पहले पढ़ चुके हैं स्टैटिक केस के अंदर कि डी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ वाली इक्वेशन यूज करें जिसमें आपके पास म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी है, तो जे की जगह आपके पास ये पूरी टर्म आ जाएंगी। और इसमें अगर आप इसको रीअरेंज करें तो एक ये वाली टर्म आती है, ये भी आप आराम से पढ़े डी और एच की फॉर्म में, जिसमें डी को ऊपर डिफाइन कर चुके हैं और एच जो है वो आपके पास इसके बराबर है। तो ये इम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल टर्म्स आपके पास इसके बराबर आ गया। Faraday's law और जो divergence of E are not affected by our separation of charge and current into free and bound charges since they do not involve rho and J, क्योंकि उसके अंदर rho and J इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ फ्री चार्ज एंड करंट तो मैक्सवेल इक्वेशंस अब आपके पास इस फॉर्म में आ गई हैं, फाइनल फॉर्म्स। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ट्रू मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर इन नो वे मोर जनरल देन इक्वेशंस हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 7.40 जो हमारे पास इक्वेशंस देखी हैं वो ज़्यादा जनरल इक्वेशन है और वो हमें ज़्यादा सिंपल कन्वीनियंट डिवीजन ऑफ चार्ज एंड करंट इनटू फ्री एंड नॉन फ्री पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब सॉरी, ये वाली जो है सिंपल आपके पास एक कन्वीनियंट डिवीजन हमें दिखा रही है चार्जेस की एंड करंट की इनटू फ्री एंड बाउंड पार्ट, लेकिन असल में जो ज़्यादा जनरल इक्वेशन है वो 7.40 ही है। And they have the disadvantages of hybrid notations. They contain both E and D, both B and D. Hybrid notation मतलब ये कि वो ज़्यादा आसान इसलिए है कि उसमें सिर्फ E और B है, जबकि यहाँ पे E भी है, B भी है, D भी है, H भी है, ठीक है। तो they must be supplemented therefore by appropriate constitutive relation giving D H in term of E and B. And these depend on the nature of the material forming the material. तो आपके पास मतलब ज़्यादा इसमें आपके पास चीज़ें आ गई हैं, ज़्यादा हाइब्रिड हो गई है इनसे। तो आपके पास फिर हमें ऑब्वियसली डी एंड एच जो है वो आप इन टर्म ऑफ ई एंड बी है, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं इक्वेशंस। अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे लीनियर मीडियम के लिए पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन इसके बराबर होती है, तो उस हिसाब से डी एंड एच इसके बराबर होती है। एप्सिलॉन एंड म्यू की वैल्यू हम सब पहले देख चुके हैं। इंसिडेंटली यू विल रिमेंबर द डी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई द सेकंड टर्म इन द पेयर्स मैक्सवेल फोर कैम टू कॉल द डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब आपके पास बेसिकली यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, इसको डी की वजह से, क्योंकि डी आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये भी जे है तो ये भी हमारे पास उस हिसाब से, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, तो ये जे है तो इसलिए ये भी जे में मैंने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट कह दिया। अब लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस।
तो बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई करें तो इन जनरल जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एच एंड डी वो डिसकंटिन्यू होती हैं एट द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अगर एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, या सरफेस पे ऊपर जहाँ पे आपके पास कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, या पे कहीं पे करंट डेंसिटी सरफेस करंट डेंसिटी के हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ दिस डिसकंटिन्यूअस कैंडिडेट्स फॉर मैक्सवेल इक्वेशन इन दियर इंटीग्रल फॉर्म। अब आपका ये काम है कि आपके पास जितनी 7.56 सेट के अंदर जो आपने जितने भी मैक्सवेल इक्वेशन लिखे हैं इन सबको अपने इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना। आपके ये पास इंटीग्रल फॉर्म आ गई, तो पहली दो इक्वेशन फॉर एनी क्लोज सरफेस और एस, और दूसरी इक्वेशन फॉर एनी सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। लाइन इंटीग्रल्स हैं ऑब्वियसली, वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है। तो अब आप इन चारों को इंटीग्रल फॉर्म में अब अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आपको बाउंड्री कंडीशंस मिल जाएंगी। अप्लाई वन टू अ टाइनी वेफर थिन कैल्शियम पिल बॉक्स एक्सटेंडेड जस्ट स्लाइटली इनटू द मटेरियल ऑन द ईदर साइड ऑफ बाउंड्री, जैसे आपको फिगर इसमें शो किया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये बाउंड्री कंडीशन हम पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, अब आप ये अप्लाई करना आपको होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने किया था। ठीक है, तो आपके पास जब ये बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, उन्होंने यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एज फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1। ठीक है, जब आप एक पिल बॉक्स ड्रॉ करेंगे उससे आप जब डी कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 1 की तरफ, मतलब अपर डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है। ठीक है, तो D1 अपर वाली सरफेस पे, D2 डाउनवर्ड वाली सरफेस पे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब, और फिर उसके बाद वो किसके बराबर होगा, सिग्मा एफ ए के। तो जो एच है वाटर वेफर के, वो आपके वाटर वेफर के वेफर के, वो आपके पास उनकी थिकनेस हम सपोज कर रहे हैं कि वो अप्रोच करिए 0 को, और वो कोई भी इस कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ पे कोई हमने कहा है कि ना ही कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट डी है जो परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस है वो डिसकंटिन्यूड है बाय सिग्मा एफ। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो उसका डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह आपने जो है वो इंपीरियल लूप ड्रॉ करके थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। इसके अंदर आपने कहा है कि विड्थ ऑफ द लूप जो है वो गोज टू 0 है, तो जब वो फ्लक्स क्या करेगा, वैनिश। और आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ दिस ऑन द सेम ग्राउंड। तो यहाँ से आपके पास पैरेलल के लिए आ गई, तो पैरेलल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस है क्रॉस द बाउंड्री। और इसी तरह आपने 4 के लिए अप्लाई करनी है जो कि फ्री करंट के लिए पासिंग थ्रू द इंपीरियल लूप। तो नो वॉल्यूम करंट डेंसिटी विल कॉन्ट्रीब्यूट इन द लिमिट ऑफ इन्फिनिटेसिमल विड्थ, मतलब क्योंकि हम लिमिट ये ले रहे हैं कि विड्थ बहुत कम है, तो उस वजह से कोई भी वॉल्यूम करंट डेंसिटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन सरफेस की वजह से। एन हेड जो है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस जो कि 2 से 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और एन क्रॉस आई जो है वो नॉर्मल टू द इंपीरियल लूप, मतलब जो आपने इंपीरियल लूप लिया है, जैसे इस केस में ऑब्वियसली आप जब लूप ले रहे हैं तो आप ऐसे ले रहे हैं, नॉर्मल टू द इंपीरियल लूप, मतलब नॉर्मल सरफेस और करंट की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्मल आएगी टू द इंपीरियल लूप। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है एच के वो डिसकंटिन्यूस है बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द फ्री सरफेस करंट डेंसिटी। तो ये जितनी भी क्वेश्चन आई है ये आपके पास जनरल बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रोडायनामिक की इन द केस ऑफ लीनियर मीडिया अगर आप देखें तो आप इनको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास डी है उसकी जगह एप्सिलॉन ई आ गया, और जहाँ पे एच है वहाँ बी ओवर म्यू आ गया। और अगर कोई फ्री चार्ज और फ्री करंट ना हो एट द इंटरफेस तो फिर तो सिग्मा एफ और के एफ जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में इनको यूज़ करेंगे, और हमें वहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह से आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को आप लोग इनके रिस्पेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन में मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ या एक मीडियम से टकरा के वापस उस मीडियम पे वेव आ रही होती है। तो अब हम उनको देखेंगे किस तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन उन पर अप्लाई करें।
आज का ये लेक्चर एंड हो गया और ये चैप्टर भी एंड हो गया।